आज के वीडियो सेशन में मैं आप लोगों के साथ एक ड्रॉपर अगर आप है और अगर आप गेट 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के साथ पूरा जो है स्ट्रैटेजी अपना खुद का जब मैं 2013 से 2014 ड्रॉप लेके गेट का प्रिपरेशन किया था वो पूरा स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जितने भी अपने पर्सनल मेरे एक्सपीरियंसेस है, साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ कुछ फोटोग्राफ्स जो है आप लोगों के लिए अटैच किया है। पूरा अपना स्टोरी अपना जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज इस वीडियो में। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। तो वीडियो सेशन में हम क्या क्या देखेंगे कि बेसिकली एक ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं कि आपका सिंगल डिजिट रैंक कैसे आए, आप टाइम यूटिलाइज कैसे करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कैसे करेंगे, इस चीज को देखेंगे। आप रिवीजन कैसे जो है इस ट्रिक को टेक्निक को मास्टर करेंगे उस चीज को हम देखने वाले हैं। साथ ही मॉक टेस्ट को कैसे आप अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे जिससे कि आपका सिंगल डिजिट रैंक आए। साथ ही डूज एंड डोंट्स फॉर गेट 2025 ये सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने अपना बीटेक जो है 2013 में कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। उस साल जब मैंने गेट दिया था तो मेरा रैंक 2200 प्लस था। उसके बाद मैं एमटेक के लिए 2014 से 2016 आईआईटी हैदराबाद सिस्टम्स एंड कंट्रोल गया हूं। तो ये जो एक साल का यहाँ पे जर्नी है यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद जो है मेरा 2014 में आप देख सकते हो जैसे कि रैंक मेरा 108 सॉरी। तो 2200 से 108 का जो जर्नी है यही मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूंगा। उसके बाद मैंने जो है गेट 2020 फिर से दिया है तो उस टाइम 96 रैंक था, उससे जो है मेरा ओएनजीसी में मैं एज ए काम करता हूं। तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो ये लिंक्डइन का मेरा हैंडल है, वहां पे जाके आप सर्च करेंगे तो आप कनेक्ट हो सकते हो। अब सबसे पहला बात देखिए, अभी जो ड्रॉपर्स होते हैं ना उनके मन में सबसे बड़ा जो डाउट चल रहा होता है ना कि अभी आप स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है एक बार, आपको सब चीजें पता है। अब आपको यही नहीं समझ में आता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, कोर सब्जेक्ट से करें कि कॉमन सब्जेक्ट से करें कि मैथ से करें कि एफटी से करें। आपको सबसे पहले जो है स्टार्ट करना है अपना गेट 2024 के एनालिसिस से। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपने 24 में मिस्टेक क्या किया। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप 25 में भी सेम मिस्टेक करोगे। तो यहां पे जैसे कि आप देख सकते हो ये एक नोट है मेरा। तो ये 2013 में देखिए मैंने लिख के रखा था, तो यहां पे क्या क्या चीजें लिखा है देखिए। मैंने जो है पढ़ाई स्टार्टिंग से किया ही नहीं था। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया था। मैंने जब मंथ ऑफ आई थिंक सितंबर अक्टूबर में जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था तब मैंने स्टार्ट किया और तब पढ़ाई शुरू किया, तो काफी लेट हो गया था। सेकंड पॉइंट देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख के रखा हूं, डिडंट डू रिवीजन एंड स्टडीड न्यू कंसेप्ट एंड फॉरगॉट पास्ट चैप्टर। मतलब क्या कि यहाँ पे मैंने कोई रिवीजन ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे खुद को ही तब रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होता है कुछ नहीं, बस मैं पढ़ते चले गया, जितना हो सके नए नए टॉपिक्स को यहाँ पे मैं कवर करते चला गया, जिससे कि जो मैं पढ़ा था वो भूल गया। फिर देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा हूं कि यहाँ पे मैंने हार्ड वर्क तो किया था लेकिन लास्ट के 3-4 दिन में क्यों की मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा बस एग्जाम खत्म हो चुका है। और यही जो होता है ना, यही प्रॉब्लम यूजुअली बहुत से बच्चे को होते हैं जो कि दिसंबर जनवरी के टाइम में ना, एक तो आप लोग का क्या होता है यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप देना स्टार्ट करते हो, तब लगता है कि यार जो चीज पढ़े हैं वो भी पूरा भूल गए और फिर वहीं पे गिव अप कर देते हैं। तो ये सारी चीजें ना आपको खुद सेल्फ एनालिसिस करना है। फोर्थ पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट प्रॉपरली डेडिकेटेड रियलाइजेशन ऑफ फेलियर। ठीक है, तो जो भी मेरे को पता था ये सब भूल चुका था, यही चीज देखिए मैंने 3 पॉइंट में लिखा है। फिर देखिए एग्जाम देने के बाद वहां पे ना उस टाइम जब 2013 में मैंने दिया था तो ऑफलाइन एग्जाम था। मैंने वहां पे 3-4 क्वेश्चन में बहुत सिली मिस्टेक किया था। देखिए यहाँ पे लिख के भी रखा है, रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली। ठीक है, रीड केयरफुली द क्वेश्चन, ये सब लिख के रखा था मैं। और भी इसमें जो मैंने है नोट्स बनाए थे, लेकिन उसको मैंने और फिर सोचा चलो ठीक है शेयर नहीं करते, आप लोग अपना खुद का बनाइए। तो अब ये एनालिसिस में बेसिकली आपको क्या क्या चीजें ऐड करना है। तो सबसे पहले यहां पे आपको अपना वीक टॉपिक्स ऐड करना है। आप अगर एक एग्जाम दिए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स जो है आपके वीक है, उनको आप सेपरेट कर लीजिए। नेक्स्ट,
आप सिली मिस्टेक्स जो है, सिली मिस्टेक्स आपने कहाँ कहाँ किया, कौन से क्वेश्चन में किया। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज दिया था लास्ट ईयर, मतलब इस ईयर के स्टार्टिंग में, तो आपने जो है वहां पे क्या क्या मिस्टेक किए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ सिली मिस्टेक का ना एक सेपरेट सा कॉपी बना के रखिए, उसमें आप जितने भी क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक किए उन सभी को नोट करके रखिए। तो इससे क्या होगा, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तब एक कंपाइल्ड आपके पास सिली मिस्टेक्स होंगे। आप उसको एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले रिवाइज कर लीजिएगा, एक दो दिन पहले। उससे क्या है, जब भी आप कोई एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आप उस सिली मिस्टेक, क्योंकि हम जो है यूजुअली मिस्टेक से ज्यादा सीखते हैं, तो आपको हमेशा वो दिमाग में क्लिक करेगा कि ये मिस्टेक को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, डीमोटिवेशन आपको कब आया था और क्यों आया था, उस चीज को भी आपको नोट करना है। और जो है टाइम मैनेजमेंट, क्या आपने टाइम मैनेज कर पाए थे एग्जाम में। अगर आपने नहीं कर पाए थे, सपोज कीजिए 3 आवर्स के पेपर में आप 2.5 आवर्स तक जो है फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 65 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, तो आप जो रिव्यू मार्क करके रखे थे क्वेश्चन, उन पे तो कोई फोकस आप कर ही नहीं पाए होगे। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट को भी आपको सोचना है कि उस दिन एग्जाम में आपने क्या टाइम मैनेज कर पाए थे। नेक्स्ट, प्रॉपर प्लानिंग, क्या आपने जो प्लानिंग किया था लास्ट ईयर उसको आपने अच्छे से एग्जीक्यूट किया। अगर एग्जीक्यूट किया तो कहां पे फॉल्ट रह गया, ये सब चीजें जो है आपको डिस्कस करके ऐसा एक नोट्स अभी के अभी तुरंत बना लेना चाहिए। और अगर आपने नहीं बनाया है तो प्लीज बना लीजिए, हो सके तो कमेंट सेक्शन भी लिख दीजिए, जिससे कि अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को देखें तो आपको याद रहे कि देखिए आपने कमेंट सेक्शन में ये चीजें लिखे थे। ठीक है, तो ये चीजें होने चाहिए। अगर एग्जाम खराब होने का और कोई रीजन है तो उसको भी जरूर आप स्पेसिफाई कर लीजिएगा अपने नोट्स में। नेक्स्ट, देखिए सिंपल बट इफेक्टिव सोल्यूशन होता है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का, चाहे वो यूपीएससी हो, गेट हो, आईआईटी जेई हो, कैट हो, यूजीसी एनईटी हो, कोई भी एग्जाम हो। लेकिन क्या है, एस्पिरेंट्स को ना हमेशा फैंसी सोल्यूशन चाहिए। 4 घंटे सो के, 16 घंटे पढ़ने का, 18 घंटे पढ़ने का, वो सब चीजें ना बहुत लोगों को फैसिनेट करता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। हर एक कैंडिडेट 18 घंटे 16 घंटे पढ़ नहीं सकता। और वो जो पढ़ाई होता भी है ना, वो अपने अंदर से होना चाहिए, ना कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के आप कर रहे हो। सारे एस्पिरेंट्स को ना फैंसी फैंसी सॉल्यूशंस पसंद है कि रात को लेट नाइट तक जग के पढ़िए। नहीं, ये सब नहीं होता है। एकदम सिंपल सॉल्यूशन होता है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का। आप जैसे कि अभी ड्रॉपर हो, तो सबसे पहले अभी से आप टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज, उन टेस्ट को देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे दिया है, आपको पता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है, आपको सारे सब्जेक्ट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो आप अभी से अगर टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको अपना जो है वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता रहेगा। नेक्स्ट, हमेशा अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि क्या होता है ना, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं उनको हम भूल जाते हैं। और जब हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं और क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होता, तब वो क्या होता है, कॉन्फिडेंस पे हमारा जो है नेगेटिव इंपैक्ट फेंकता है। तो जिस वजह से क्या होता है, वो भी हमारा वीक सब्जेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर जो आपके वीक सब्जेक्ट्स है उनको बहुत अच्छे से फोकस में करके पढ़िए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब से, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आप पढ़ना उसके लिए स्टार्ट कर दीजिए। जो वीक सब्जेक्ट्स है उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे से आप करिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट इन टेस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम मैनेज कर रहे हो, फुल लेंथ टेस्ट या फिर अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो, तो आपको वहां पे टाइम मैनेज होना चाहिए कि आपने पूरे क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लिया, उसके बाद आपको रिव्यू मार्क के जो क्वेश्चन है, आपने जिस क्वेश्चन को रिव्यू मार्क किया है उसके लिए आपका कितना टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी से आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना है। ऐसे नहीं कि एग्जाम से 1 महीने पहले वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करेंगे, नहीं। आपको अभी मोबाइल में जो है ऐप है गेट, अगर आप गेट कैलकुलेटर डालेंगे प्ले स्टोर में तो ऐप मिल जाएगा आपको, वही जो वर्चुअल कैलकुलेटर है उसको यूज करना है। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। पढ़ने आप बैठे, आप मोबाइल को दूर रख के बैठिए। मैं आपको यहां पे बोलूंगा 5 to 6 आवर स्टडी इज रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग गेट। मैं अपना भी जो है आप लोगों को जो मेरा जो टाइम टेबल था वो भी शेयर करूंगा, और उसमें मैं बताऊंगा कि क्यों हम लोग 10-12 घंटे जो पढ़ते हैं दैट इज अननेसेसरी कंपेयर टू दिस 5-6 आवर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, अगर आप बिना मोबाइल बिना लैपटॉप के 5-6 आवर्स बैठते हैं दैट इज एनफ। नेक्स्ट, अगर आप पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं कर रहे, अगर आपने पीवाईक्यूज के बुक्स नहीं परचेज किए,
कोई भी पीडीएफ मत परचेस करना पीवाईक्यूज के, चाहे कोचिंग कितने भी सस्ते में दे। और अगर आप पीडीएफ परचेस भी करते हो, मेक श्योर कि आप जो है उसको फोटोकॉपी कर लीजिए, जिससे कि हार्ड कॉपी रहे, आप उसमें जाके लिख सकते हो अपने पॉइंट्स की, ये क्वेश्चन में मैं कहां फंस गया, क्या प्रॉब्लम हुआ, और अगर हमने सॉल्व कर लिया तो कितने अच्छे से सॉल्व कर लिया, ये सब चीजें आपको लिखना है। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि अगर आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, देखते ही नहीं हो, अगर आप यहां तक रह गए हो, ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के साथ अपना खुद का स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। तो अगर यहां तक रह गए हो आप, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब सिलेबस देखिए, यहां पे सबसे पहला चीज मैंने जो चेंज किया था अपना, वो था 13 से जब मैं 14 में आया तो मैंने सिलेबस को ना बहुत अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन किया, और मैंने ये देखा कि 2014 में कौन सा आईआईटी पेपर बना रहा है। आप देख सकते हो आईआईटी केजीपी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 14 में जब आईआईटी केजीपी है, तो इससे पहले आईआईटी केजीपी ने कब कब पेपर बनाया था। तो मैंने देखिए यहाँ पे 2004 और आई थिंक 2000 कुछ तो और एक पेपर था, मैंने लिख के रखा था, और साथ में मैंने और एक भी ईयर, कोई रैंडम ईयर ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया था। फिर मैंने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देखिए लिख लिया सारे चीजों को, और टॉपिक वाइज मैंने जो है इनको सेपरेट आउट किया कि मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग जोन है, किसको मैंने 13 में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है। तो देखिए यहाँ पे सिग्नल एंड सिस्टम्स मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, और एक है प्रोसेस कंट्रोल, ये भी मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड था, ठीक है। फिर ये मेजरमेंट, ये भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड था। फिर बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं प्रिपेयर कर पाया था, कंट्रोल सिस्टम नहीं प्रिपेयर कर पाया था, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं प्रिपेयर कर पाया था, नेटवर्क भी नहीं प्रिपेयर कर पाया था। तो ये सब पॉइंट्स मैं लिख के रखा था। तो हमेशा एक प्लान होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट, आप कौन से टॉपिक में सिली मिस्टेक्स करते हो या सिली मिस्टेक्स करते हो, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा ना कि आप सपोज करिए कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि आपको उसके कंसेप्ट नहीं समझ में आते, कंसेप्ट समझ में ना आने की वजह से आप सिली मिस्टेक्स करते हो। तो अगर आपको इतना चीजें पता है, देन व्हाई डोंट यू टेक स्टेप्स टू क्लियर आउट दोज मिस्टेक्स। तो फिर बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, और एक चीज, सिलेबस में जो है आपको कितना टाइम डेडिकेट करना है हर एक टॉपिक पे, उसको भी देखना है। तो मैंने एक यहाँ पे अपना जो है डेमो भी दिखाया है कि मेरा जो सिलेबस था वो कैसे था। मैं आप लोग को सब चीज दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस। सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होता है, क्या करते हैं एस्पिरेंट्स की, मोबाइल फोन में जो है आप पीडीएफ रख लेते हो और उससे देखते हो। उससे क्या प्रॉब्लम होता है ना, प्रॉब्लम ऐसा होता है कि आपको पता नहीं रहता है कि आपने कितना कवर किया है सिलेबस का और कितना आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप एक सिलेबस में अगर आप मार्कर से या पेन से मार्क करते हो ना, तो आपको पता रहता है कि हाउ मच सब्जेक्ट्स यू हैव कंप्लीटेड एंड हाउ मच सब्जेक्ट्स आर लेफ्ट, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छा होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने अपना सिलेबस आप लोगों को दिखा रहा हूं। सो मेरे को ना 13 वाला सिलेबस नहीं मिला था, क्योंकि वो पता नहीं कहीं गुम हो गया है। ये आई थिंक दिस इज फॉर माई 2019-20 का जब मैं गेट दिया था ना, वो वाला सिलेबस है। तो मैं यहाँ पे देखिए सेम वो चीज लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्क किया, जैसे कि देखिए स्टोक्स एंड गॉस एंड ग्रीन्स थ्योरम, ये मैं भूल जाता था तो इसको मार्क करके रखा हूं। इलेक्ट्रिकल सर्किट देखिए, इसको मैंने यहाँ पे खत्म किया था, एसी सर्किट को रिवाइज करना है, लिख के रखा हूं। सिग्नल एंड सिस्टम में देखिए लाप्लास, फोरियर और जेड ट्रांसफॉर्म, इसको गोल इसीलिए करके रखा हूं क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को पता होना चाहिए आपको। कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसको लिख के भी रखा था कि रिवीजन करने में टोटल में कितना टाइम लगता है, 17 आवर्स के आसपास। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स देखो रिवीजन के लिए 35 आवर्स। तो मेरे को जो भी है मैं लिख के रखता था। फिर यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रो प्रोसेसर और डैश ये सब सिस्टम मेरे को छोड़ देना था, तो मैंने लिख के भी रखा है यहाँ पे। साथ में देखो यहाँ पे मैंने वेटेड R2R लैडर और करंट स्टीयरिंग लॉजिक, ये मेरे को समझ में नहीं आया था तो मैंने वहां पे उसको मार्क करके रखा था। मेजरमेंट, इसको मैंने रिवाइज ही नहीं किया था तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क है। सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर इंपॉर्टेंट लिख के रखा हूं। यहाँ पे क्या क्या चीजें कवर किया हूं, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड कर रहा हूं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब देख सकते हो, मैं यहाँ पे मार्क करता हूं। अब अगर थोड़ा सा और पीछे जाता हूं मैं, जैसे कि मैंने ईएससी की भी तैयारी की थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कंप्लीट 2016 में ईएससी के लिए अटेम्प्ट किया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने पूरा जो है सब चीज
कब किसको खत्म करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज मैंने अपने सिलेबस में मार्क करके रखा हुआ है। देखिए हर चीज दिसंबर दिसंबर यहाँ पे हर चीज को मैंने मार्क किया है बहुत प्रॉपर वे में। तो सिलेबस का ना आपको सबसे पहले प्रिंट आउट लेके ये सब काम करना है। नेक्स्ट आपका जो है क्रिएट अ प्लान। आप अगर अपना प्लान नहीं क्रिएट करोगे ना, लास्ट में जाके आपसे कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप एक अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए, एक उसमें मंथली और वीकली ये रफ एक टाइम टेबल कि मेरे को ये सब्जेक्ट जो है इस मंथ में खत्म करना है, इस सब्जेक्ट का रिवीजन मेरे को वो वाले मंथ में करना है। तो ये सब एक रफ, ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्टली आपको फॉलो करना है, लेकिन एक रफ अगर आपके पास एस्टिमेट रहेगा ना, तो आप कभी भी टाइम से भटकोगे नहीं, आपका सिलेबस इधर उधर नहीं होगा। तो इसीलिए इस चीज को करना आप जरूर। नेक्स्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए आप टाइम अलॉट कीजिए, और आपका जो सब्जेक्ट का पेयर होना चाहिए, बेसिकली एक आपका स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, दूसरा आपका वीक सब्जेक्ट है। और जो टाइम एलोकेट करोगे आप हर एक सब्जेक्ट के लिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसको आप टाइम जो है ज्यादा दीजिए, और अगर कोई सब्जेक्ट आपका अगर स्ट्रांग है तो उसको आप टाइम क्या करोगे, कम दोगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं अपना प्लान यहाँ पे देखिए, मैंने एक अपना प्लान बनाया था जो कि 11.5 घंटे में पढ़ रहा था, ठीक है। तो ये लास्ट के टाइम का 11.5 घंटे का प्लान है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं हर दिन ये वाला टाइम को मैं फॉलो करता था। ये देखो 11 से यहाँ पे जो 12 से जो 3 वाला टाइम है ना, इसको मैं हमेशा फॉलो करता था। हर एक दिन चाहे मेरा पढ़ने का मन हो ना हो, मैं हर एक दिन ये वाला टाइम में जो है पढ़ने बैठता था, रात के 12 बजे से 3 बजे तक। और उसमें मैं एक चीज बहुत मेक श्योर करता था कि मैं मोबाइल कभी भी लेके नहीं बैठता था। लैपटॉप भी अगर लेके बैठता था, मेरे को कोई पीडीएफ वगैरह पढ़ना होता था, तो मैं क्या करता था, ऑलरेडी डाउनलोड करके उसको इंटरनेट से कट ऑफ कर देता था, एयरप्लेन मोड में लैपटॉप रख के पढ़ता था। अब यहाँ पे देखिए जैसे 3 से 7 स्लीप, मैं कभी भी 3 से 7 सोता नहीं था। 3 बजे सोने जाता था, मैं हमेशा 9:30 बजे उठता था, ठीक है, 9:30 बजे उठता था। तो ये 11.5 घंटे जो लिख के रखा हूं ना, ये इतना मैं पढ़ता ही नहीं था। 6 से 7 घंटे हो पाता था मुश्किल से मेरा। 9:30 बजे उठता था, फिर यहाँ पे जैसे कि 10:30 बजे तक स्टडी, हाँ ये करता था। थोड़ा सा खाना पीना यहाँ पे हो गया, ये नहीं करता था, ये टाइम में मैं पढ़ता था, ठीक है। बात एंड प्रे 12 से लेके जो 2:30 बजे वाला टाइम था, यहाँ पे भी मैं पढ़ता था आप लोगों का। हाँ यहाँ पे देखिए 3:30 से 4:30 ये मेरा एक सोता था। मैं दोपहर में करीबन 1-1.5 घंटे के आसपास में सो लेता था यहाँ पे। सोने के बाद उसके बाद ये रिवाइज वाला टाइम मुझे मिलता नहीं था, मैं डायरेक्टली जिम जाता था यहाँ पे। जिम से फिर वापस आके मैं यहाँ पे फ्रेश होके फिर एक पढ़ाई करने बैठता था मैं 8 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक। फिर 10 साढ़े 10 बजे के बाद मैं खाने जाता था। खाने के बाद थोड़ी देर में इधर उधर टहल लेता था, बुक्स पढ़ लेता था या गेम्स खेलता था। उसके बाद जो मैं 11-12 बजे के आसपास जो पढ़ने बैठता था, 12 से लेके 3 बजे तक, ये मेरा फिक्स जो है टाइम रहता था। तो देखिए अगर आप एक ड्रॉपर हो, आपके ना शेड्यूल में, डेली शेड्यूल में एक 3 घंटे का स्लॉट ऐसा होना चाहिए जो कि आप डेली पढ़िए, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड प्रेफरेबली इट शुड बी ईदर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अभी मैं एक चीज आप लोगों को बोल दूं कि यहाँ पे स्लीप जो है, कभी भी आप लेस देन 6 आवर्स बिल्कुल मत सोइए, है ना। बहुत से लोग बोलेंगे हमने 6 आवर्स स्लीप को किया है, उससे लेस किया है। कभी भी सोना जो है आपको 6 घंटे से ज्यादा, इवन लगे तो 7 घंटे सोइए, क्योंकि आपका माइंड जब टायर्ड रहेगा ना, भले ही आप 7 घंटे 6 घंटे छोड़ के बाकी जो है 18-17 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन उसका कोई यूज नहीं रहेगा। सो गेट प्रॉपर स्लीप, गेट प्रॉपर फूड। आप जब ये सब चीजें फॉलो करेंगे, आप देखोगे कि आपको बहुत सारे चीजों में ना फायदा मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्लान दे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 PM ऑनवर्ड्स। यहाँ पे मैंने हर जगह नाइट को ज्यादातर दिया हुआ है। अगर आप 10 PM नाइट को 10 PM के बाद पढ़ने बैठते हो, जैसे कि 10 बजे से लेके आप 2 बजे तक पढ़ते हो या 1 बजे तक पढ़ते हो, 1 बजे तक पढ़ लिए, यहाँ पे आपको 6 बजे उठने का जरूरत नहीं है, आप 7 साढ़े 7 बजे उठिए, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो।
सिमिलरली यहाँ पे मैंने सेल्फ स्टडी के लिए भी देख सकते हो कि मैंने एक प्लान दे दिया है। तो यहाँ पे भी देखो आपकी मैंने लेट नाइट वाला जो पढ़ाई है उसको मैंने ज्यादा प्रेफर किया है कंपेयर टू मॉर्निंग। अगर आप मॉर्निंग में ज्यादा प्रेफर करोगे तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिटी स्टडी मटेरियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इतने सारे किताबों का जो है फोटोज पोस्ट करके रखा है, गेट का है ये सब, ये जो पूरा रैक भरा हुआ है ये सब गेट का, ये मेरे नोट्स है और यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो अब क्या इतना सारा चीजें हमें पढ़ना चाहिए? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहला जो डाउट आता है बच्चों के दिमाग में जो ड्रॉप करते हैं कि हमें कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब कोचिंग किसको ज्वाइन करना चाहिए? कोचिंग उन्हें ज्वाइन करना चाहिए जो कि सबसे पहले टाइम नहीं मैनेज कर पाते, आपको पता ही नहीं रहता है, आप एक सब्जेक्ट को लेके 2 महीने पढ़ रहे हो, इस टाइप के स्टूडेंट्स को कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। दूसरा, जिनका की रैंक बिल्कुल ही नहीं अच्छा आया, आप कट ऑफ तक नहीं क्लियर कर पाए, आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आता, आपको आपके पास नोट्स नहीं है, कुछ भी प्रॉपर वे में नहीं है, आप जरूर कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। तीसरा, उन बच्चों को कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए जिनका की सीजीपीए बहुत लेस है, जिनको आइडिया ही नहीं है गेट का, ठीक है, और जो बेसिकली टारगेट कर रहे हैं पीएसयू के लिए और जिनको की कंसेप्ट पता नहीं है, ठीक है। यही मेरा बोलने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है कि आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब मैं यहां पे बोल दूं कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और अगर सपोज कीजिए आपके 10 सब्जेक्ट्स है, 10 में से पकड़ लीजिए आपको 4 सब्जेक्ट्स के बहुत अच्छे से नॉलेज है कि आप बहुत अच्छा उसमें कर सकते हो, बाकी 6 में आपको जो है नॉलेज नहीं है, तो आप इन 6 के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए आप में 10 में से आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, 8 सब्जेक्ट का आपको कुछ अता पता नहीं है, और अगर आप तब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने जा रहे हो तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऐसे नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, यहां पे आपके पास सिलेबस के साथ हमेशा आप अपने टेक्स्ट बुक को मैच करेंगे कि आपका जो सिलेबस है और आप जो टॉपिक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हो क्या वो दोनों मैच कर रहा है। तो इसके लिए क्या है कि आप पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को ना पहले एक बार थरोली रीड कर लीजिएगा, भले ही आप सॉल्व मत कीजिए लेकिन आप उसको रीड कर लीजिए, इससे आपको पता रहेगा क्या कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या है, पीवाईक्यूज का मदद ले लेना है। नेक्स्ट, आपको पीवाईक्यू सॉल्व कैसे करना है? तो अगर आपने एक टॉपिक सपोज कीजिए पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा कंट्रोल सिस्टम में, आपने बोडे प्लॉट वाला चैप्टर पढ़ लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को एट ए टाइम सॉल्व कर लीजिए। सपोज कीजिए 25 क्वेश्चंस है, आपने एट ए टाइम सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद जाके आप की चेक कीजिए, सोल्यूशन चेक कीजिए। ये नहीं कि वन बाय वन आप सॉल्व कर रहे जाके आप सोल्यूशन चेक कर रहे, की चेक कर रहे, ये नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज आपको प्रैक्टिस बुक के बारे में, प्रैक्टिस बुक के लिए मैं आप लोग को टेलीग्राम का कुछ ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां पे फ्री मैंने देखा है कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक वगैरह जो है अपलोड भी किया जाता है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रिवीजन स्ट्रेटेजी। तो ये आप देख सकते हो कि ये मेरे 2 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 का यहाँ पे नोटबुक है, 300 साढ़े 300 पेजेस के नोटबुक है। लेकिन वहीं पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो छोटा सा पतला सा नोटबुक है ये बेसिकली इसका शॉर्ट नोट्स का है। तो 600 नियर अबाउट 600 पेजेस को मैंने 60 पेजेस में यहां पे कंपाइल किया है, दैट मींस 1/10 टाइम्स मैंने कंप्रेस किया है। तो एक सबसे पहला कि ये कंप्रेशन होना कैसे चाहिए और शॉर्ट नोट्स किसके बनने चाहिए। तो सबसे पहले व्हेन शुड वी स्टार्ट रिवाइजिंग, तो रिवीजन जो है आपको अभी से नाउ आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। रिवीजन के मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटजीज बताए, थोड़ा सा इन ब्रीफ मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं। तो या तो आपके पास आप डेली शेड्यूल बनाइए, डेली रिवीजन, इसमें क्या होता है कि आप डेली 1.5 आवर्स के अप्रोक्सीमेट आपका टोटल टाइम जो स्टडी का है वो आप रिवीजन में देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को डेली नहीं देना है तो आप वीकडेज वाला ले लीजिए, वीकडेज सैटरडे संडे पूरा 2 दिन जो है आप रिवाइज करेंगे। मैं यूजुअली अगर प्रेफर करता हूं तो मैं ये वीकडे वाला करता हूं, क्यों मैं बता दूं, क्योंकि जब ये 2 दिन मिलता है ना तो मैं क्या करता हूं, जो फर्स्ट डे है
उसमें मैं पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर डालता हूं, पूरे सब्जेक्ट को, जो भी नोट्स है, पीवाईक्यूज है, सबको मैं रिवाइज करता हूं। और जो सेकेंड डे है ना, उस दिन मैं एक टेस्ट दे देता हूं सब्जेक्ट वाइज। टेस्ट देने से उसका एनालिसिस कर लेता हूं। तो ये जो है मेरा आधे दिन में ही खत्म हो जाता है टेस्ट, तो आधा दिन जो है मेरे को छुट्टी मिल जाता है, मैं कहीं घूम सकता हूं। तो ये वाला रिवीजन स्ट्रेटेजी वीकडे वाला मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं। ठीक है, तो रिवीजन जो है आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको रिवाइज कीजिए, और जो आप यूजुअली भूल जाते हो जैसे कि वीक टॉपिक्स, उसको पढ़ने के बाद फ्रीक्वेंटली रिवीजन में रखिएगा। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स आपको किसके बनाने चाहिए? तो शॉर्ट नोट्स के लिए मैं यहां पे बोलूंगा, शॉर्ट नोट्स उन टॉपिक के बनाएं जो कि आपके वीक है, जिसमें आपके कंसेप्ट उतने स्ट्रांग नहीं है, जिसको आपको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगता हो, उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। और शॉर्ट नोट्स का ना एक रूल होता है कि आपको उसको बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट वे में लिखना है। ये नहीं कि आपने जो मेन नोट्स है उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हो शॉर्ट नोट्स में, नहीं। जैसे कि मैंने यहां पे देखिए एक एग्जांपल भी दिया है, ठीक है। तो ये जो दो था ना मेरा, ये एक नेटवर्क का था और ये एक कंट्रोल सिस्टम का था। अब यहां पे देखिए ये नेटवर्क का मैंने पूरे पेज को, क्योंकि हम इंजीनियर है, हम पेज वाइज गिनते हैं। आपने देखा होगा सेमेस्टर एग्जाम में भी जाने से पहले आप देखते हो 10 पेज है पूरे रात में कंप्लीट कर लेंगे, 25 पेज है अच्छा पूरा रात जगना पड़ेगा। ऐसे हम करते। तो मैंने इसके लिए क्या किया था, खुद को ही यहां पे मैं ट्रिक करने के लिए मैंने एक पेज को ऐसे हाफ में डिवाइड किया। देखिए कोई भी कॉर्नर, कोई भी प्लेस यहां पे यूजलेस नहीं है। मैंने हर जगह लिखा है, कलर पेन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। यहां पे आप देख सकते हो पूरा कलर पेन से लिखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगे हैं उनको मैंने यहां पे लिख दिया है। तो पूरा बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट वे में लिखा है। देखिए टेबल्स, डायग्राम, ठीक है, ये सब चीजों को मैंने लिखा है। जितने भी फॉर्मूलाज है वो सबको लिखा है। तो आपको क्या करना है, एकदम कॉम्पैक्ट वे में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक साथ दो सब्जेक्ट का एक ही नोटबुक में कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए। तो एक कोना मैंने यहां स्टार्टिंग से लिखा है, एक कोना यहां पीछे से लिखा है, ठीक है। तो वन बाय वन मैंने करके लिख दिया है पूरा। नेक्स्ट, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मॉक टेस्ट कब से दे, कितने कोचिंग का ले, है ना, कौन से कोचिंग का ले, कितने सारे मॉक टेस्ट दे, ये सब चीजों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि मॉक टेस्ट भी आप, क्योंकि पढ़ चुके हो, आप ड्रॉपर हो, आप अभी से देना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हाउ मेनी कोचिंग्स, तो मैं बोलूंगा यहां 2 कोचिंग का आप ले लीजिए, 2 से ज्यादा प्लीज आप मत लीजिएगा। अब हाउ मेनी मॉक टेस्ट, तो देखिए फुल लेंथ के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि एग्जाम में जाने से पहले आपका फुल लेंथ जो है मिनिमम 12 से लेके 15 अगर आप मॉक टेस्ट दे देंगे फुल लेंथ, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। आपको हर 2-3 दिन में एक बार, मतलब जनवरी के मंथ में एवरी 2-3 डेज आपको टेस्ट देना है, ठीक है। और यहां पे जो है आप जब टेस्ट देंगे तब आपका जो है पूरा एग्जाम वाला एनवायरनमेंट एट ए टाइम, सिंगल टाइम में आप देंगे। अगर आप घर में बैठ के दे रहे हो तो घर में भी ऐसा नहीं कि आप बैठ के थोड़ा सा नोट्स देख रहे हैं, ऐसे फोन में कर रहे हैं, नहीं, या किसी का फोन आ गया आप फोन अटेंड कर रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप जैसे एग्जाम में बैठोगे एट ए टाइम, ये नहीं टॉयलेट जा रहे, पानी पी रहे, खाना खा रहे, पॉज कर करके, नहीं, आपको एट ए टाइम ही देना है। और जो लास्ट के मंथ का होगा ना, जनवरी में आप जितने भी टेस्ट सीरीज देंगे मॉक टेस्ट, वो कोशिश करिएगा कि आप अपने स्लॉट में दे, इधर 9 to 12 और 2 PM to 5 PM वाले स्लॉट में आप देंगे, ठीक है। और एग्जाम के एनवायरनमेंट को एकदम सिमुलेट करेंगे अपने घर में। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है टेस्ट के बाद पोस्ट एनालिसिस ऑफ टेस्ट। सबसे ज्यादा बच्चे जो है भूल जाते हैं करना, दैट इज एनालिसिस ऑफ द टेस्ट। वो एक टेस्ट लिख दिए, बहुत अच्छा मार्क मिला, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा हो गया, बस अब नहीं देखना है उसको, नहीं। आपने जो क्वेश्चन छोड़े उनको आप देखिए कि क्यों वो आपसे छूट गए। दूसरी बात, अगर आपने कहीं पे मिस्टेक्स हुए हैं तो वो मिस्टेक आपसे क्यों हुए हैं, उनको अगर सिली मिस्टेक थे तो जैसे मैंने वीडियो के पहले बोला था, सिली मिस्टेक वाले नोटबुक में जाके आप लोग लिख लीजिए। तो ऐसे आपको पोस्ट एनालिसिस ऑफ टेस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा जिसको आप अटेम्प्ट करके आपको समझ में ही नहीं आया कि यार ये है क्या, तो उसके लिए आप देखिए कि वो जो कंसेप्ट है बेसिकली क्या वो सिलेबस का पार्ट है। अगर सिलेबस का पार्ट है तो आपने वो वाले टॉपिक को क्या पढ़ा नहीं,
अगर पढ़ा नहीं तो फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ा है और फिर भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है तो फिर से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये पोस्ट एनालिसिस ऑफ टेस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक 3 घंटे का टेस्ट लिखते हो ना, सो योर नेक्स्ट 3 आवर्स शुड बी एनालिसिस। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए, जितने घंटे का टेस्ट है उसके इक्विवेलेंट आपका जो है एनालिसिस होना चाहिए टेस्ट का। नेक्स्ट कोचिंग, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि कोचिंग किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन ग्रुप, सॉरी ऑनलाइन कोचिंग की ऑफलाइन, तो मेरे हिसाब से अगर मेरे को प्रेफर करना है तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए। बहुत सारा टाइम बच जाएगा, मनी बच जाएगा, रिसोर्सेज बच जाएंगे आपके, तो वो बहुत बेटर है। साथ ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप देखिए, आजकल मैं देखता हूं कि कोई भी है ना, कोई भी टॉम डिक हैरी आके ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे आपको बेस्ट नोट्स मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप मैक्सिमम 3 से 4 आप ज्वाइन करिए, जहां पे हेल्दी डिस्कशन हो। ये नहीं कि बैठ के वहां पॉलिटिक्स डिस्कस हो रहा है, देश में वो गलत है, ये सही है, ठीक है, यूजीसी नेट का पेपर क्यों लीक हो रहा है, आपको क्या यूजीसी नेट के पेपर से। हाँ, आप जरूर देखिए, लेकिन वहां पे डिबेट करने मत बैठिए, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 से 4 ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मैं जो बेस्ट 3 से 4 ग्रुप है उनको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो वहां पे। दूसरा, इन ग्रुप में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले इन ग्रुप्स में ना आपको डेली 30 मिनट से ज्यादा वेस्ट करना ही नहीं है। उन 30 मिनट्स में आप क्या करोगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आपको डाउट है, तो उन डाउट्स को आप पोस्ट करेंगे। सबसे पहला, ये करने में तो आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। दूसरा जो है, आप दूसरों के डाउट्स को सॉल्व करने का कोशिश करिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप दूसरों के डाउट सॉल्व करने जाओगे ना, तो आपके दिमाग में एक ऐसा रहेगा कि यार ये डाउट गलत नहीं कर सकता हूं सॉल्व, क्योंकि वहां पे 10 लोग हैं, गलत कर दिए तो सब लोग क्या सोचेंगे। तो आप जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो आप हमेशा चेक करोगे, कुछ नए कंसेप्ट सीखोगे। अगर आपने गलती कर भी दिया तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आपका डीपी थोड़ी ना लगा हुआ है, कोई आपको बेइज्जती थोड़ी ना करेगा। तो वहां पे भी आपको एक नया कंसेप्ट सीखने मिलेगा। तो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द डाउट्स ऑफ अदर। उससे क्या होगा, आपका जो क्वालिटी ऑफ रिवीजन है वो भी एनहेंस हो जाएगा। तो इस चीज को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आप दूसरों के डाउट भी सॉल्व करिए, लेकिन ध्यान रहे डेली 30 मिनट से ज्यादा ये कोई भी डाउट डिस्कशन ग्रुप में आपको वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, हेल्थ इज वेल्थ। तो ये देख सकते हो, अभी तो मैं बहुत मोटा हो गया हूं, ठीक है, लेकिन जब मैं ड्रॉप लिया था उस टाइम में मैं जिम भी जाता था, ऑल्टरनेट डेज में जाता था। जिस दिन मेरे को लगता था कि नहीं प्रेशर ज्यादा है थोड़ा सा, उस दिन नहीं जाता था, लेकिन यूजुअली वीक में मैं 5 डेज तो जाता ही था। तो आप देख सकते हो कि मेरा हेल्थ जो है यहाँ पे अच्छे से था। प्लस एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज होता है ना, जब आप वर्कआउट करते हो या हेल्थ के तरफ आप, मतलब क्या बोलते हैं कि आप हो, है ना, मतलब आप लगता है कि फोकस्ड हो, तो उसमें क्या होता है ना, आपका मेंटली भी आप बहुत अच्छा फिट हो जाते हो, आप मेंटली स्ट्रेस लेने के लिए बहुत ज्यादा रेडी रहते हो। तो ये एक बहुत अच्छा चीज होता है। हेल्थ इज ऑलवेज वेल्थ। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं कुछ डूज एंड डोंट्स आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहला, यहाँ पे रियलिस्टिक गोल रखिए, ठीक है, दिन में 12 घंटे पढ़ने का या पूरे सिलेबस को नवंबर में खत्म कर देने का, ऐसे सब चीजें बिल्कुल मत करिएगा। एक रियलिस्टिक गोल की दिसंबर जनवरी स्टार्टिंग तक मेरे को पूरा जो है अपना प्रिपरेशन एंड कर देना है। दूसरा, हमेशा शॉर्ट ब्रेक लीजिएगा ड्यूरिंग स्टडी। और जैसे कि आपने हाफ एन आवर पढ़ा या 1 आवर पढ़ा, उसके बाद ना मोबाइल देखने मत बैठिएगा। कोशिश करिए, अगर आप घर में रहते हो तो मम्मी से बात कर लिए, भाई से बात कर लिए, थोड़ा सा जाके नीचे टीवी देख लेना, लेकिन मोबाइल मत देखना। मैं यही चीज बोल रहा हूं, टीवी देख लो लेकिन मोबाइल मत देखना, ठीक है। या फिर थोड़ा किताब पढ़ लिए, कुछ नहीं तो थोड़ा वॉक कर लिए, ये सब चीजें करना। थोड़ा सा फिजिकल आपका जो है एक होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्टे मोटिवेटेड। कोई दूसरा ने वीडियो देख लिया यार, वो कोचिंग का, फिजिक्स वाला का, या कोई भी गेट एकेडमी एग्जाम दोस्त, वहां पे टॉपर बोल रहा है, उसने रैंक 1 लाने के लिए उसने 12 घंटे पढ़ लिए, या जो रैंक 90 वाला है वो बोल रहा है उसने 17 घंटे पढ़ दिए, और आप सोच रहे हो यार मैं तो 4 घंटे पढ़ रहा हूं, कैसे होगा। नहीं, क्या पता आप
आपका जो 4 घंटा है वो उसके 17 घंटे के इक्विवेलेंट हो। सबका समझने बूझने का शक्ति जो होता है वो अलग अलग होता है, तो हमेशा अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। मैक्सिमम बच्चे ना फेल कर जाते हैं क्योंकि उनका जो है स्टडीज के दौरान नेगेटिव एटीट्यूड रहता है। गेट बहुत टफ एग्जाम है, मेरे से क्रैक नहीं होगा, पीएसयू बहुत टफ एग्जाम है, नहीं होगा। गलत बात, गलत बात। मैंने ओएनजीसी का भी बोला है कि मैं सबसे लास्ट बंदा था वहां पे जो कि कट ऑफ क्लियर किया था जनरल में, लेकिन मैंने इंटरव्यू में जाके ऐसा इंटरव्यू दे दिया कि मेरे को 14 में से 15 मिले, मैं सिलेक्ट हो गया ओएनजीसी में। ठीक है, तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है। नेक्स्ट, सीक हेल्प वेन एवर यू फेस डिफिकल्टी। तो ये मैं क्यों बोलता हूं, बच्चे ना क्या होते हैं, कोई कोचिंग में जाते हैं, वहां सोचते हैं इतने बड़े टीचर है, इनका 4 बार रैंक 1 आ गया है, ठीक है, इनसे कैसे पूछूं, बहुत ही एकदम लल्लू सा कंसेप्ट है, नहीं समझ में आ रहा है मुझे। ऐसे कभी नहीं। आप वहां पढ़ने गए हो, आपको नहीं समझ में आता है, प्लीज आप पढ़िए। जब मैं 2013 से 14 आया था ना पढ़ने के टाइम पे, मैं आपको बताऊं, सिंपल सिंपल कंसेप्ट मुझे नहीं आते। जो लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और इसी के, उनको पता होगा कि मेरे को केसीएल केवीएल सही से अप्लाई करना नहीं आता था। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको पूछ पूछ के मैंने सीखा है। नेक्स्ट, आप अपना टेबल, आप अपना जहां पे पढ़ते हो उसको बहुत ऑर्गेनाइज रखिए। ये नहीं कि नोट्स लिख रहे एक ऐसे पन्नी में लिख लिए है ना, एक पेपर में, और वो पेपर फिर फेंक दिया, पता नहीं फिर वो मिल नहीं रहा है, आप ढूंढ रहे हो। मेरे साथ बहुत से टाइम होता है, ठीक है, कि मैं आप लोगों के लिए स्क्रिप्ट लिखता हूं यहाँ पे, है ना, वीडियो का, और फिर घूम जाता है। तो अब से मैंने ऐसा एक क्या किया है, पेपर में मैं लिखता हूं और उसको स्टेपल मार के रखता हूं। तो इससे क्या होता है, देखिए ये जो ड्रॉपर वाला है, इसका पूरा स्क्रिप्ट मेरे पास रेडी था। तो मैं हमेशा आजकल ये चीज फॉलो करता हूं। पहले मेरे से भी होता था कि एक पेज में लिख लिया रफ, फिर वो घूम गया। ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। बहुत से बच्चे होते हैं कि आज 10 घंटा पढ़ लिए, कल ब्रेक ले लिए, ठीक है, ब्रेक, तो मतलब नहीं होता है उस चीज का। इससे अच्छा आप डेली 4 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। सेकंड पॉइंट, क्रैम नहीं करना है कभी भी। अगर आप क्रैमिंग करोगे ना, आप सोचोगे कि यार रट्टा मार लेते। मैंने कोरा पे बहुत जगह देखा है, हाउ टू क्लियर गेट इन 15 डेज, और उसके लिए मस्त आंसर भी लिखा हुआ है लोगों ने। समझ रहे हो, अगर 15 दिन में कोई क्लियर कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो एवरेज बच्चे हैं, हमसे ना हो पाएगा। मिनिमम 4 से 5 6 महीने चाहिए गेट को क्रैक करने के लिए। तो अभी से अगर आप पढ़ोगे, क्रैमिंग करना नहीं, कंसेप्ट को समझना। देखिए, और एक चीज जो सबसे ज्यादा होता है कि कोर सब्जेक्ट्स या डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को ना बच्चे इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं लास्ट में पढ़ेंगे, और लास्ट में जाके ना इतना स्ट्रेस हो जाता है उसको छोड़ ही देते। तो वो चीज नहीं करना है आपको, ठीक है, अभी से पढ़ो, अभी से उस पर एक्स्ट्रा टाइम आप लोग दो। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शन नहीं। पढ़ते टाइम प्लीज मैं बोलूंगा मोबाइल को कभी मत रखिए। अगर आपको ऑनलाइन यूट्यूब में भी वीडियोस देखना है, डू इट ऑन लैपटॉप, क्योंकि मोबाइल में क्या होता है, साइड में एक मस्त सा शॉट आ गया, कोई डांस कर रहा है, देख लेते हैं, चलो। उसके बाद जो स्क्रोलिंग स्टार्ट हो जाता है ना, वो बंद ही नहीं होता है। 15 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे बाद लगता है अरे टाइम निकल गया। तो कभी भी मोबाइल में आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास लैपटॉप नहीं है, तब आपको है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। स्लीप पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपके बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है, वेदर इट बी 6 आवर्स 7 आवर्स, है ना, 7 आवर्स से ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं 6 घंटे सोने से काफी है, मेरे को दोपहर में नींद पसंद है, तो दोपहर में सो लो 1 घंटा। जैसे मैं, अगर मेरे को प्रिपेयर करना होता है तो मैं दोपहर में भी 1 घंटा सोऊंगा, ठीक है। यूजुअली मैं 4 से 5, जब घर में रहता हूं तो मैं 4 से 5 सोता हूं अच्छे से, ठीक है। अगर मैं ऑफशोर रहता हूं, ऑफिस में रहता हूं, तब नहीं सो पाता हूं, तब ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ी देर ऐसे लेट लिया, वो अलग बात। लेकिन कभी भी अगर आपको लगता है कि नींद आ रही है, बीच में भी पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ रही है, आपने एक बार पानी मारा मुंह पे, फिर भी नींद आ रही है, जाके चुपचाप सो जाओ। अलार्म लगाओ आधा घंटे का, 45 मिनट का, या पावर नैप 20 मिनट का, जाके सो लो। आप रिफ्रेश्ड फील करोगे 20 मिनट उठने के बाद। ये सारी चीजें आप फॉलो करना। अब मैं थोड़ा सा अपना स्टोरी, जैसे कि आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, मैं बोल दूंगा। तो बैक इन 2013 जब मैंने स्टार्ट किया था गेट का प्रिपरेशन, सॉरी 2012 थर्ड ईयर में मैंने स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना, सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया था वहां पे। तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं था। 2 GB के लिए 250-300 रुपए देने पड़ते थे। यूट्यूब में कोई गुरु, कोई भैया, कोई दीदी, कोई नहीं था, ठीक है। सिलेबस मिल जाता था,
कॉलेज में जो भैया या थे वो तो आधा टाइम सुट्टा पीने में ही गुजार देते थे, उनको खुद ही गेट का कुछ पता नहीं था क्योंकि ऐसे कॉलेज में था। और जो लोग गेट क्लियर किए थे वो लोग सब 1800 1900 रैंक से क्लियर किए थे। गाइड करने वाला वैसा कोई था नहीं। तो जो भी था मैंने खुद से किया था 2012 और 13, है ना। मैं खुद, मेरे और 3 दोस्त थे, मैं उनके साथ बैठ के ग्रुप स्टडी करता था, हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे। तो जब 13 का मैंने गेट दिया, उस टाइम में ऐसा हुआ कि वो जो 2 और दोस्त थे मेरे साथ, वो लोग पढ़ने में काफी तेज थे, उनका क्लियर नहीं हुआ, गेट ही क्लियर नहीं हुआ। मेरा सिर्फ और सिर्फ क्लियर हुआ। 25 जनरल का वो था, क्या बोलते हैं, कट ऑफ था। मेरा 25.33 ऐसे ही कुछ था, 2200 के ऊपर का रैंक था, आई थिंक 2263 ऐसे ही कुछ था रैंक। तो हुआ नहीं। मैं सोचा यार एमटेक करना है तो चलो कुछ कुछ कॉलेजेस में अप्लाई करता हूं, तो मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, फिर आईआईटीज में भी अप्लाई किया। मतलब होता है ना कि सब लोग लो गेट स्कोर में भी अप्लाई तो करते ही है, किया, लेकिन कहीं से कुछ भी कॉल नहीं आया, एनआईटी ने भी नहीं लिया। तो मैं घर आ गया वापस, घर मेरा भिलाई में था, तो मैं भिलाई घर वापस आ गया। और फिर क्या हुआ ना कि उस टाइम पे ये कंपनी टीसीएस वाले ने भी वो कुछ कॉल लेटर वो लेट कर रहे थे, समझ रहे हो, अक्टूबर अक्टूबर में। तो मैं सोचा यार चलो अब गेट की फिर से एक बार तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने गेट एकेडमी ज्वाइन किया। ठीक है, ऐसा कोई मैं आप लोग को पर्सनली नहीं बोलूंगा कि आप भी ज्वाइन करो, कुछ नहीं है, अच्छा कोचिंग है। मैंने जब पढ़ा था तब तो बहुत अच्छा था, तो पढ़ा, मैं वहां पे जाके पढ़ता था, लेकिन मेरे को ना पढ़ाई समझ में वहां पे आता था, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था। सो वेयर आई चेंज्ड वाज, एक दिन क्या हुआ, ये एकदम फैक्ट बता रहा हूं। मेरा एक दोस्त है ना, था मतलब, मैं मैं उसको ना बहुत ही एकदम लल्लू सा डाउट पूछ रहा था, है ना। और ग्रुप स्टडी करते थे क्लास, कोचिंग क्लास से पहले, है ना। तो गेट एकेडमी उमेश धांडे सर का था, वो सुबह आते थे, थोड़ा सा लेट आ जाते थे सर 15-20 मिनट क्लास में, तो वो टाइम हम लोग डाउट डिस्कशन करते थे। तो मैंने एक लल्लू सा सवाल पूछा, और वो लड़का जो था वो एनआईटी का था, एनआईटी रायपुर का। उसने मेरे से सीधा बोल दिया यार कि इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का औकात नहीं है। और ये जो हुआ, दिस हैपेंड इन द मंथ ऑफ आई थिंक अक्टूबर नवंबर के आसपास हुआ। तब तक मेरे कंसेप्ट उतने अच्छे भी नहीं थे, लेकिन मैं मेटिकुलसली रोज क्लास जाता था, नोट्स लिखता था, मेहनत खूब करता था। तो वो जो दिल पे चोट लगाना मेरे को कि यार ऐसे बोल दिया इसने, अब तो इसको दिखाना ही पड़ेगा। और समझ रहे, ग्रुप में ना लड़की ज्यादा थी, तो दिल पे बहुत लग गया ऐसे ही, मतलब कोई साला पूछता ही नहीं है, ऊपर से लड़की लोग के सामने बोल दिया, तो दिल पे तो बहुत भयंकर चोट लग गया। पढ़ने लग गया, फिर उसके बाद समझ रहे हो, 8-10 घंटे करके पढ़ने लग गया, रोज रात को बैठता था, ठंडियों के टाइम में भी बैठता था। ऐसे करके क्या हुआ, मैंने एवरीडे, जैसे कि मैंने आपको बोला 12 से 3 बजे मैं हर दिन बैठता था। वो करके ना क्यूमुलेटिवली मैंने टेस्ट सीरीज में भी, मैं ऐसा था कि इंस्ट्रूमेंटेशन के टेस्ट में मैं रैंक 1 करने लग गया। लगातार 5 टेस्ट में जो जनवरी में दिया, सब में रैंक 1 रैंक 1 रैंक 1। एग्जाम दिया मैं, मेरे को आज भी याद है, आई थिंक 3 फरवरी 2014 को मेरा एग्जाम था, फर्स्ट पेपर था। ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, और ऑनलाइन में सबसे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन का ही था। जाके दिया, पेपर लिख के आया, मैं बाहर आके मम्मी को बोला कि रैंक बहुत अच्छा आएगा, 500-600 तो आ ही जाएंगे। फिर जब रिजल्ट आया ना, तो मेरा 108 रैंक आया। ठीक है, 108 रैंक आया। और जो दोस्त मेरे को ये सब बोला था, उसका रैंक काफी पीछे था, भले ही उसको मिल गया अच्छी जगह कॉलेज, लेकिन उसका रैंक काफी पीछे था। तो बोलने का मतलब ये है कि आप अपना जर्नी कैसे भी स्टार्ट करो, बस ये है कि आप अपने जर्नी में ना, मैंने आज तक जितने भी एग्जाम्स लिखे हैं, ठीक है, ये 2013-14 के बाद जितने भी एग्जाम्स लिखे, वेदर इट बी ईएससी, इसरो हो जाए, है ना, एचसीएल का भी एग्जाम लिखा था, बीएचईएल का भी एग्जाम लिखा था। तो बोलने का यही है कि मैंने हर एक एग्जाम के लिए ना 100% गिव किया है। तो आप भले गेट के लिए तैयार कर रहे हो, ईएससी के लिए, इसरो के लिए, आप हमेशा 100% दीजिए उस एग्जाम को। आपको किसी को भी बोलना नहीं है, लेकिन आप क्या अपने दिल के पास सच्चे रहते हो, बस इस चीज का ट्राई करना। बाकी आप लोग को अगर कोई भी डाउट रहता है, ड्रॉपर बैच अगर आपको, मेरे को आप नीचे कांटेक्ट कर लेना, या फिर आप ये लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हो मेरे को। फोन नंबर भी कमेंट सेक्शन में मैंने बहुतों को दे दिया है, तो आप वहां से भी कांटेक्ट, व्हाट्सएप करना प्लीज, है ना। तो और कोई भी डाउट रहता है कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना आप लोग। तो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।